Hey everyone, welcome to Clat Point and let's start today's The Hindu News Discussion। आज से ये द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो है आप लोगों को डेली इस चैनल पे बिफोर 11 AM और 12 PM मिल जाएगा। वैसे कल से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 10 साढ़े 10 तक की डेली सेशन मिल जाए। आज की जो पहली न्यूज़ है वो है हरियाणा मिनिस्टर संदीप सिंह रिजाइंस। देखो ये बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर हैं, अभी इनके ऊपर यार एक सेक्सुअल हरेसमेंट के चार्ज लगे हुए हैं, जिसके वजह से क्योंकि हरियाणा के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर थे, इनको अभी रिजाइन करना पड़ा ऑन मॉरल ग्राउंड्स। देखिए एक चीज है, जब तक कोई भी चार्जेस जो हैं वो प्रूफ ना हो जाएं, हमें कभी भी किसी को कल्प्रिट नहीं मान लेना चाहिए। बट लेट्स सी क्या होता है, जो भी फ्यूचर में चीजें होंगी हम लोगों को अपडेट मिल ही जाएगा। यहाँ पे 1000 विजिट भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल, ये क्या चीज है? देखिए अगर आप लोग न्यूज़पेपर के टच में पहले से रहते होंगे तो आप हर साल जनवरी मंथ में इसके बारे में सुनते होंगे। मैं इस न्यूज़ पे आऊँ, सारी चीज़ों पे आऊँ, आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ इसका। देखिए भीमा कोरेगांव ना एक वॉर हुई थी भीमा कोरेगांव के अंदर 1918 में। कब हुई थी गाइस? 1918 में, 1818 में हुई थी। जस्ट लेट मी कंफर्म इट, यस 1818 में हुई थी यार। हाँ, तो एक बैटल हुई थी 1818 में। उस समय होता क्या था? उस समय होता ये था कि एक महार कम्युनिटी महाराष्ट्र में होती थी, जिसको उस समय की सप्रेस कम्युनिटी की तरह ट्रीट करते थे, जो कि वहाँ के अपर कम्युनिटीज होते थे। तो जो पेशवास थे, जो मराठास थे, वो अपनी सेना में महार कम्युनिटी को नहीं रखते थे, जिसके वजह से महार कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स की सेना को ज्वाइन कर लिया था। जब महार कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स की सेना को ज्वाइन किया, उस समय चीजें ये आई कि भाई एक वॉर होता है, एक लड़ाई होती है, पेशवास मराठास वर्सेस ब्रिटिशर्स। उस वॉर के अंदर जीत होती है ब्रिटिशर्स की। अब इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक ये कि भाई ये जो जीत थी ये ब्रिटिशर्स की जीत थी अगेंस्ट द इंडियंस। दूसरा इसको देखा जाता है कि ये एक लोअर कम्युनिटी की जीत थी अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ अपर कम्युनिटी। तो इसके वजह से हर साल यहाँ पे देखिए पिलर बनाया गया है, विजय स्तंभ भी बोलते हैं इसको, विक्ट्री पिलर की तरह। इस पे हर साल 1 जनवरी को जब इसका एनिवर्सरी होती है तो लोग इकट्ठा होते हैं। 2018 के अंदर ना बहुत बड़ा वायलेंस भी हुआ था यहाँ पे, जिसके बाद काफी सारे लोगों को हम देखते हैं कि जेल में डाला गया था। इस बार जो है इसकी 205th एनिवर्सरी थी और 2018 में 200 एनिवर्सरी के दौरान यहाँ पे वायलेंस देखने को मिला था भीमा कोरेगांव में। ठीक है, चलिए अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये तो आपको पता ही है, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, भीमा कोरेगांव विलेज। 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। हुआ क्या था? पेशवा फोर्सेस के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स की ये जीत थी। ब्रिटिश आर्मी जो कि उस समय मेनली दलित सोल्जर्स जो उस समय के थे, उनके इंक्लूडिंग फॉर्म करी गई थी और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा जो है ये युद्ध हुआ था, जिसकी कहानी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद लास्ट बैटल ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था वो, और जिसमें जो है जीत हुई थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। एक चीज और है इसमें, हमारे जो अंबेडकर साहब हैं उन्होंने भी इस पिलर पे जाके इसकी विजिट करी थी ऑन 1927। तो बाबा साहब अंबेडकर जो हैं, ही ऑल्सो विजिटेड द साइट ऑन जनवरी 1, 1927। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल्सोनारो लेगेसी विल टेक टाइम टू अंडू। देखो हुआ क्या है, अभी जो है लूला डा सिल्वा वापस से प्रेसिडेंट बन गए हैं। कहाँ के? आपके ब्राजील के। अब किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? बोल्सोनारो को। बोल्सोनारो के ऊपर काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस भी हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये यूएस भाग चुके हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं इसको इनके चक्कर में जेल ना डाल दिया जाए। देखो बोल्सोनारो के ऊपर ये आरोप लगे थे कि कोविड के दौरान इन्होंने एक तो सारी पॉलिसीज खराब करी, जिससे कि काफी सारे गरीब लोगों की मृत्यु हुई। दूसरा कि इनकी नॉर्मल पॉलिसीज भी ऐसी होती थी कि जो अमीरों के फेवर में होती थी और गरीबों के अगेंस्ट में होती थी। तो ये कहानी है, इसमें कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है नहीं। कहानी ये लिखी हुई है कि लूला डा सिल्वा को बहुत टाइम लगेगा जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी गई हैं ब्राजील के अंदर उसको सही करने में। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल है, इंडिया चाइना बिटवीन प्री 1962 एंड नाउ। देखिए ये पूरा डिस्कशन जो है ना 1960 से इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन और अभी क्या है, यह हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बट आपको कोई वीडियो देखने को नहीं कह रहा हूं मैं, इसी वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा, उतना पार्ट जो आपके काम का है वो चीज वहां से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखना जरूर। इसके बाद द डेंजर ऑफ डीप फेक्स। डीप फेक्स क्या होता है? चलो देख लेते हैं। एक इमेज है, आप इससे समझ जाओगे।
ये एक ओरिजिनल इमेज है और ये डीप फेक इमेज है। आप देख सकते हो कि इस महिला को इस फोटो के अंदर लगा दिया गया है। आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब की फोटोज भी इस तरीके से वायरल करी गई थी, डीप फेक्स बना बना के, ममता बनर्जी जी की फोटो के साथ कंबाइन करके। तो यही होता है क्या, डीप फेक्स। अब डीप फेक्स का थोड़ा टेक्नोलॉजिकली टर्म समझ लो क्या है। डीप फेक टेक्नोलॉजी एक मेथड है मैनिपुलेट करने का वीडियोस, इमेज, ऑडियोज को। इससे फेक न्यूज स्प्रेड किया जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड क्रिएट किए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं। साइबर क्रिमिनल्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टू डू दिस। इवन आप बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को देखते होंगे, एक्टर्स को देखते होंगे कि उनकी पोर्नोग्राफिक वीडियोस वायरल कर दी जाती हैं। तो वो सब कैसे बना के करते हैं, वो किसी और वीडियो के अंदर डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके फेस चेंज कर देते हैं। ओरिजिन ऑफ द वर्ड कहां से हुआ, तो डीप फेक ओरिजिनेटेड इन 2017 व्हेन एन एनोनिमस रेडिट यूजर कॉल्ड हिमसेल्फ डीप फेक। उसने गूगल के ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का क्रिएट करते हुए काफी सारी पोर्नोग्राफिक वीडियोस क्रिएट करी थी एंड पोस्ट करी थी। बहुत सारे मिसयूज हैं, मैंने आपको वो बता ही दिया है। इसके बाद यूक्रेनियन चीयर्स न्यू ईयर एज रशियन ड्रोन्स आर शॉट डाउन। कामाजाकी ड्रोन्स या फिर जिसको ईरान में शाहिद ड्रोन्स कहते हैं, उसको जो है शॉट डाउन कर दिया है यूक्रेन ने। काफी महंगे ये ड्रोन्स हैं, इनको सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। इनके बारे में भी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी मैं यहाँ पे अटैच करूंगा, देखना जरूर क्या डिटेल में शाहिद ड्रोन्स क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर द हिंदू न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो यही तो नोट्स बनाने, जैसे ये न्यूज़ थोड़ा नोट्स बनानी है, इनके बारे में जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बनाना है। भीमा कोरेगांव हमने पढ़ा, उसके बारे में बनाना है। इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। 9 killed in stampede at उगांडा मॉल ड्यूरिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन। कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला तो है नहीं इसमें। और इसके अलावा आज से हमारा क्लैट 2024 के लिए एवेंजर बैच शुरू हो रहा है। जिन्होंने भी इनरोल नहीं किया है कर लीजिए, जिनको करना है, वरना फिर नेक्स्ट बैच जो है वो 12th या 11th से शुरू होगा, आप उसमें कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी इसमें अटैच कर रहा हूं, शाहिद ड्रोन्स वाला, प्लस दूसरा जो है वो 1960 के बाद इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन कैसे कैसे बदला है उसका, वो दोनों जरूर देखना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये था हमारा रिगार्डिंग ये सब इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल जो है ना वो आया है इंडिया चाइना वॉर से रिलेटेड। ये क्यों आया है, देखो अभी 20 अक्टूबर को जो है ना 60th एनिवर्सरी थी 1962 इंडो चाइना वॉर की, और उसके ऊपर एक आर्टिकल निकला हुआ था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और बहुत कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए इस आर्टिकल में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पूरा आपको इतिहास से लेके, बेसिक से लेके सारी चीज़ समझाने की मैं कोशिश करूँगा। देखो एक तरफ तो हम लोग ये बोलते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, उस समय एक नारा था नेहरू जी का कि हिंदी चीनी भाई भाई, और दूसरे तरफ 1962 में यार वॉर हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ हो गई, तो इसी को जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे। 1947 में भारत को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी, और 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन एंड हुई थी और इमरजेंस हुआ था रिपब्लिक ऑफ चाइना। जैसे कि इंडिया भी कॉलोनी था, चाइना भी कॉलोनी था वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही। अब क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत और चाइना में एक चीज़ कॉमन थी। क्या थी कि दोनों ही के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने राज किया हुआ था। तो ये कॉमन ग्राउंड की वजह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, चाइना आज़ाद हुआ, तो इंडिया का भी ये मानना था कि चाइना को साथ लेके एशिया में आगे बढ़ा जा सकता है, एशिया को इंडिपेंडेंट किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट मतलब संपूर्ण किया जा सकता है। लाइक जैसे वेस्टर्न कंट्रीज बहुत अच्छा डेवलप्ड कर रहे थे, तो उस तरीके से इंडिया भी हो सकता है, और उसमें इंडिया चाइना को साथ रहने की बहुत ज़रूरत है। तो नेहरू जी का ये बहुत एक इंक्लिनेशन था, उनका ऐसा मानना था कि इंडिया चाइना जो है वो एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड चलने चाहिए। फिर देखो क्या हुआ, ये सब जो चीज़ें चल रही थी साइड में चली रही थी। 1949 में एक और चीज़ थी। देखो अभी जो हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ना, ये देखते हैं, इसको कोई नहीं जानता था। उस समय जो ताइवान था ना, उसको ही चाइना के नाम से देखा जाता था। मेनलैंड चाइना जो है वो ताइवान को रिकग्निशन मिला हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो है समय के साथ धीरे धीरे फिर चेंज होती गई। ये जो आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इन्होंने भैया डेवलपमेंट ज़्यादा कर लिया, थोड़ी इकोनॉमी अपनी बूस्ट कर ली,
अपनी चीज़ों को बढ़ा लिया, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा लिया, तो फिर अब आप आज की डेट में चीज़ें थोड़ी सी चेंज देखते हो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अब सिर्फ ऐसा नहीं है, देखो एक ये भी बात बताई जाती है, एक ऐसा काफ़ी बार आरोप लगते हैं कि इंडिया ने अपनी वीटो पावर उनको यूएस ऑफर कर रहा था यूनाइटेड नेशन में, बट भारत ने जो है वो परमानेंट मेंबरशिप नहीं ली, ठुकरा दी और कहा कि चाइना को दे दो। तो इस पे भी देखिए जानकारों की अलग अलग मत होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो डायरेक्ट यूएस ने कोई सीट ऑफर नहीं करी थी, यूएस ने इनडायरेक्टली भारत के सामने एक प्रपोजल रखा था कि आप जो है परमानेंट मेंबर बन जाइए यूएन का। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा नहीं भी था, कुछ लोग कहते हैं कि था। तो उस समय ऐसा कुछ हुआ था। और आपको पता है कि कुछ जगहों पे आप हिंदू में ये न्यूज़ एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं कि फिर ऐसा भी लगाया जाता है कि नेहरू जी ने वो सीट मना कर दी थी, कहा था कि भाई चाइना को दे दो, अभी वो डिजर्व करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी सुनने में आती है। फिर देखो क्या हुआ 1950 में, क्या हुआ, चाइना ने जो है ना अनेक्स कर लिया तिब्बत को। किसको अनेक्स कर लिया? तिब्बत को। ये देखिए, ये जो तिब्बत वाला रीजन है ना, चाइना ने इसको क्या कर लिया गाइस? अनेक्स कर लिया। नेहरू जी जो हैं वो इस डिसीजन से हैप्पी तो नहीं थे, खुश नहीं थे चाइना की जो उन्होंने ये किया था अनेक्सेशन वाला, लेकिन वो इसके अगेंस्ट में कुछ बोले भी नहीं। यूएसए, यूएन में बहुत आवाज़ें उठी थी, लेकिन इंडिया जो है ना इस मामले में चुप रहा था। आप ये समझिए कि इस फैसले की वजह से या फिर इस हरकत की वजह से चाइना के, भारत और चाइना का पूरा इतिहास बदल गया। कैसे? पहले देखो, ये जो पूरा पोर्शन था ना, ये भारत जो है वो तिब्बत के साथ शेयर करता था, हमारी चाइना के साथ बाउंड्रीज नहीं शेयर होती थी। आप यहाँ अक्साई चीन में करते थे या इधर थोड़ा बहुत करते थे। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को अनेक्स कर लिया, जब चाइना ने तिब्बत को अनेक्स कर लिया, तब देखने में ये मिला कि भाई भारत जो है वो डायरेक्ट अब चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करने लगा, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उस समय नेहरू जी ने बिल्कुल शांति बरता अपना रखी। उन्होंने ऐसा कहा कि एशिया जो है ना वो यूनाइटेड नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एशिया की कंट्रीज में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो फिर बाहरी कंट्रीज फायदा ले रही हैं। तो इस वजह से नेहरू जी ने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं था। अब ये देखो, मैंने आपको नेफा का क्वेश्चन पूछा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश से प्रेजेंट डे उसको नेफा बोला जाता था उस समय, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ, जब ये एनेक्सेशन हुआ तिब्बत का चाइना के द्वारा, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा, तो भारत और चाइना के बीच में पहले बफर स्टेट की तरह तिब्बत काम करता था, लेकिन अब जो है ना वो नहीं रहा। अब चाइना डायरेक्टली भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने लग गया, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। और देखिए, जानकारों का ये भी कहना है कि पटेल जी ने नेहरू जी को टोका भी था। उन्होंने ये कहा था कि चाइना की जो नीयत है ना वो सही नहीं लग रही है, हमें इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी चाहिए, या फिर हमें चाइना के साथ फिक्स अपने बॉर्डर्स कर लेने चाहिए कि भाई ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं। लेकिन नेहरू जी ने जो है पटेल साहब की बात को दरकिनार किया, इग्नोर किया, एंड ही सेड कि भैया ऑलरेडी मैकमोहन लाइन तो साइन है। लेकिन मैकमोहन लाइन किसने साइन करी थी? ब्रिटिशर्स ने करी थी, वो भी इंडिया, तिब्बत एंड चाइना के बीच में करी थी। अब क्या है, अब तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया ना आज़ादी के बाद। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक लाइन खींची गई थी 1914 में, मैकमोहन लाइन। तो भारत में नेहरू जी मान के चल रहे थे कि चाइना मैकमोहन लाइन को मानेगा, बट पटेल साहब ने इसके ऊपर कहा था कि मैकमोहन लाइन को नहीं मानेंगे आप, अभी अपने पास लेवरेज है, जब इन्होंने तिब्बत को लिया है तो उस समय हम कुछ बॉर्डर फिक्स कर लेते हैं। लेकिन नेहरू जी ने इस बात को इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। इसके बाद क्या हुआ, भारत में नेहरू जी को जब इतनी लोग बोलने लगे, पटेल जी ने भी बोला, तो नेहरू जी ने क्या किया कि हमारे उस समय चाइना में एम्बेसडर थे के.एम. पनिक्कर। इनसे नेहरू जी ने कहा कि भाई वहाँ पे पता करो कि चाइना के लोगों का, चाइना की सरकार का बॉर्डर को लेके क्या मसला है, क्या सोच है। तो के.एम. पनिक्कर ने यह पता करने के बाद नेहरू जी को एक लेटर लिखा, उसमें कहा कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातों पर डिस्कशन होता है, लेकिन बॉर्डर के मामले में किसी का कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हो कि नेहरू जी को जो है यहाँ से थोड़ी और उनकी बातों का फेवर लगा कि हाँ यार चाइना जो है वो सही है, वो बॉर्डर ऑर्डर को लेके कोई तंग नहीं करने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें यह था कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी इंटीग्रिटी को, नॉन एग्रेशन को करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स में करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों लोग आपस में बढ़ाएंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, 1957 में चाइना ने ना एक रोड बना दी होती है तिब्बत के लहासा तक, फ्रॉम जिनजियांग रीजन इन चाइना। और ये रोड जो है ना ये अक्साई चीन से पास होती है, ये वाली आप देखिए, ये रोड जो है ना ये अक्साई चीन से पास हो रही थी। अब भारत को ये बात तो पता ही भी नहीं चली, भारत को ये रोड बन गई, कुछ पता नहीं पड़ा।
जब चाइनीज मैगजीन में इसका मैप छपा ना, तब ये बात भारत तक सामने आई। नेहरू जी अचानक से घबरा गए। उन्होंने तुरंत एक लेटर लिखा चाइना के प्रीमियर को, जाओ इनलाई को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैकमोहन लाइन आप या मान नहीं रहे हो, मैकमोहन लाइन के अनुसार ये तो हमारा एरिया है, आप इसमें क्यों भैया अपनी रोड बना रहे हो। चाइना ने स्पष्ट शब्दों में रिप्लाई किया कि भैया हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी, अब आज़ादी के बाद तो आपके हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है बॉर्डर को लेके। तो ये बात चाइना ने जब कही, तब नेहरू जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फिर क्या हुआ, फिर देखो हुआ ये कि भैया सारे नेहरू जी क्रिटिसाइज और ये सारी चीज़ें तो होती ही रहीं। फिर नेहरू जी पार्लियामेंट में जब उनको क्रिटिसिज्म किया गया अपोजिशंस के द्वारा, उनके कुलीग्स के द्वारा, तो नेहरू जी ने स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट के अंदर कि यार अगर भारत चाइना अक्साई चीन को लेकर लड़ जाएगा, जहाँ पे ना फसल होती है, पहाड़ हैं, बंजर जमीन है, कुछ होना नहीं है, तो फिर ये दोनों ही कंट्रीज़ की फुलिशनेस है, इंटरनेशनल लेवल पे एशिया के लिए अच्छा नहीं है, इस तरीके की बातें कही। तो उस समय के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे महावीर त्यागी जी। उन्होंने क्या किया, अपनी टोपी को उठाया उस पार्लियामेंट के अंदर और कहा कि देखो भाई मैं गंजा हूँ, है ना, तो अब मैं, मतलब इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे हेड पे मतलब हेयर नहीं आ रहे हैं तो मैं टोपी ना पहनूं, किसी यूज़ का नहीं है, तो व्हाट इज इट इज़ फॉर नो यूज़, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब अक्साई चीन पे अगर खेती नहीं हो सकती है, वो प्रोडक्टिव एरिया नहीं है, पहाड़ है, तो इसका मतलब ये थोड़ा चाइना को दे दो, आपका रीज़न है। तो ये बात वहाँ पे क्वेश्चन करी गई। इसके बाद क्या हुआ, 1959 में एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हैपन हुआ, और उसके बाद ये जो मैटर है ना इंडिया चाइना के बीच में और गर्मा गर्म हो गया। तिब्बत में चाइना ने देखो अपना एग्रेशन बढ़ाया। तिब्बत के लोग जो चाइना के अगेंस्ट में खड़े हो रहे थे, 1959 में थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे तिब्बत में आवाज़ उठी अगेंस्ट द चाइना। तो वहाँ पे चाइना ने ह्यूमन राइट वायलेशन करने शुरू किए, लोगों को मारना पीटना शुरू किया, और काफ़ी सारे लोग फिर वहाँ से भाग भाग के इंडिया आने लगे, जिसमें दलाई लामा जी को भारत ने जो है वो शरण दे दी। कहाँ पे, उस समय मसूरी वो आए थे, मसूरी में उनको शरण दे दी गई थी। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ना इससे काफ़ी नाखुश हुई, और चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये लगा कि भारत ये इसलिए कर रहा है कि कल को वो तिब्बत को आज़ाद कराना चाहता है इन लोगों के साथ मिलके, और यहाँ से जो है ना इंडिया चाइना के बीच में और ज़्यादा खराब रिलेशन हो गए। पर बात यहीं नहीं रुकी। 1960 में प्रीमियर ऑफ चाइना जू इनलाई जो है वो भारत आते हैं। वो प्रपोजल ये लेके आते हैं कि अक्साई चीन का रीजन चाइना को दे दो, अरुणाचल प्रदेश जो नेफा वाला रीजन था वो भी डिस्प्यूटेड था, वो आप अपने पास रख लो। भारत में नेहरू जी ने इसको बिल्कुल दरकिनार किया, मानने से इनकार कर दिया। फिर हुआ क्या, फिर भारत में इंडो चाइना वॉर जो है वो हो जाता है, बहुत ही मैसिव लेवल पे एक वॉर देखने को मिलता है। लेकिन वो क्यों होता है, उसमें कहीं ना कहीं नेहरू जी की एक फॉरवर्ड पॉलिसी को भी उत्तरदायी बताया जाता है। अब नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी गाइस, नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी ये थी कि भारतीय सेना को उन्होंने कह दिया था कि तुम बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ो। मतलब ये देखिए जैसे ये है, ठीक है, तो उनसे कह दिया था कि तुम जितने ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, और जहाँ जहाँ कब्जा कर सकते हो करो। तो उसमें ऐसा भी देखने को मिला था कि चाइना की आर्मी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, कैंप बनाए गए थे, तो भारत ने जो है उनको भी दरकिनार करते हुए आगे बढ़ गई हमारी जो सोल्जर्स थे। उसके बाद कुछ नहीं होता, 1962 में वॉर स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ही मैसिव लेवल पे वॉर होता है। चाइना से इंडिया हार जाता है, ये हमको पता है। भारत जो है उसी दिन हेल्प के लिए यूएस एंड यूके को लेटर भी लिखता है, लेकिन कोई मदद के लिए खास आता नहीं है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि आसाम के तेजपुर तक चाइनीज़ आर्मी आ जाती है। तो तेजपुर के अंदर जो वहाँ पे जो भारत के बैंक होते हैं ना, वो अपने नोटों को जला देते हैं। इवन इस पर एक नेहरू जी की रेडियो पे स्पीच भी है, सुनना यूट्यूब पे पड़ी है, काफ़ी वायरल है वो। तो आपको पता पड़ेगा कि नेहरू जी ने अनाउंस तक कर दिया था कि हाँ बहुत मैसिव लेवल पे वॉर हो चुका है, और बहुत इस तरीके की चीज़ें हैं। तो तेजपुर आते आते फिर चाइना ने जो है यूनिलेटरली सीज फायर कर लिया, मतलब उन्होंने खुद कहा कि अब हम वॉर ख़त्म करते हैं, हम अब आगे कुछ नहीं करेंगे। तो भारत की जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस पर थू होती है पूरे विश्व में। देखो भारत क्या है, भारत उस समय ना बहुत तरीके, मतलब लोग उसको ना सॉफ्ट पावर की तरीके से देख रहे थे, भारत की डोमिनेंस देख रहे थे, लोगों को लगा था बहुत केपेबल कंट्री है। लेकिन जब अपना वॉर हम जीत नहीं पाए तो हमारा विश्व में बहुत थू हुआ। उसके वजह से जो है भारत और नेहरू जी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू के लिए तो ये बहुत बड़ा एक दाग था उनके पूरे करियर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पॉलिसी रखी थी फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग चाइना, वो पूरी बैकफायर कर गई थी। तो वाई वी लॉस्ट तो कुछ कारण थे, जैसे कि देयर वॉज नॉट एनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। ऑफिशियल्स आपस में ही लड़े जा रहे थे, जैसे कि जो हमारे आर्मी के चीफ थे उस समय जनरल थिम्माया और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन, इनकी आपस में नहीं बन रही थी।
डिप्लोमेसी लेवल पे बहुत गलतियां हुई। जब इस लेवल पे भाई देखो, ये अचानक से तो हुआ नहीं है, 1959 से युद्ध जो है पनप रहा था थोड़ा 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 थोड़ा, पर हमारी जो सरकार थी उन्होंने इस लेवल पे प्रिपरेशन ही नहीं करी थी कि कुछ हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बॉर्डर के एरिया में, और हमारे यहाँ से 4th डिवीज़न आर्मी की भेजी गई थी, लेकिन ना हथियार थे, ना वो लोग माउंटेन पे लड़ने के लिए सक्षम थे, ना राशन भेजे गए थे। बहुत सारी चीज़ें, ये सब मेजर रीजंस था जिसकी वजह से भारत जो है वो हारा। कॉन्सिक्वेंस क्या हुए भारत के लिए? ह्यूमिलेशन था। भारत पूरे विश्व में एज ए ग्लोबल पावर की तरह देखा जाने लगा था, लेकिन इस मैटर के बाद जो है भारत को उस तरीके से नहीं देखा जाने लगा। काफ़ी लोग भारत की जो है पीठ पीछे मतलब हंसी उड़ाने लग गए, और रेपुटेशन ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड में काफ़ी ड्रॉप हो गई। फिर क्या हुआ? नेहरू जी को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा भारत ने, लेकिन इसके बाद एक काम अच्छा किया था कि अपने हथियारों पे, डिफेंस पे बहुत पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था, और वेपन्स एंड काफ़ी सारी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किए हुए थे। यही तो गलती कर दी थी पाकिस्तान ने। उन्होंने सोचा कि भाई अभी चाइना से हारा है तो अभी बहुत तकलीफ में होगा, बहुत नुकसानदायी, मतलब कुछ ज़्यादा हथियार भी नहीं होंगे, ऑलरेडी सब खत्म हो चुके होंगे, तो उन्होंने 65 वाला युद्ध किया था। लेकिन भारत ने क्योंकि इस वॉर से एग्जाम्पल लेके काफ़ी अपने हथियार बढ़ा लिए थे, तो फिर उन्होंने आराम से पाकिस्तान को हरा दिया था। तो इवन बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना एंड इंडिया का आज तक सॉल्व नहीं है, हमने अभी भी देखा है क्या चल रहा है। तो ये था पूरा ये मैटर, एंड आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। 136 ड्रोन, पर क्या रशिया में भी इसका नाम शाहिद है? नहीं, रशिया ने इसका नाम रखा है कामिकाजी। अब ये कामिकाजी क्यों नाम इसका रखा गया है? देखो, कामिकाजी बेसिकली ना जापान से रिलेट होता है ये वर्ड। जब जापान के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, आई थिंक तभी की ये बात है, तो जब ये वॉर चल रहा था तो उसमें जापान के जो सोल्जर्स होते थे वो पहले तो जाके टारगेट पे हिट करते थे, कामिकाजी सोल्जर्स उनको बोला जाता था। वो टारगेट को अपनी अपनी जो भी एयरक्राफ्ट होते थे उससे हिट करते थे, फिर वो अपनी एयरक्राफ्ट को लेके उस टारगेट पे खुद भी भिड़ जाते थे, मतलब सुसाइड मिशन पे रहते थे वो लोग। तो उनको कामिकाजी सोल्जर्स बोला जाता था, उनको इसी तरीके से ट्रेन किया जाता था। उसी के नाम पे ना कामिकाजी ड्रोन रशिया ने इसका नाम रखा है। कुछ इस तरीके से देखो इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ड्रोन की विशेषता क्या है? इस ड्रोन की विशेषता ये कि देखो, आप इसको एज ए सर्विलेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। आप किसी टारगेट को हिट कराना है तो इस ड्रोन को भेज के वहाँ पे हिट भी करा सकते हो। प्लस ये ड्रोन एक और काम कर सकता है, ये जो ड्रोन का आगे वाला पोर्शन होता है ना, इसमें भी आपका जो है वो क्या बोलते हैं उसे, बारूद जो है वो रहता है, और ये भी जो है टारगेट को बाद में ज़रूरत पड़ने पे हिट कर सकता है पूरा ड्रोन लेके, कि पूरा ड्रोन भी तहस नहस हो जाए और टारगेट को एक्स्ट्रा एक शॉक लग जाए। मतलब जो काम था आपने वो करा लिया, उसके बाद ये ड्रोन भी जाके भिड़ सकता है। इसीलिए इसका नाम कामिकाजी ड्रोन रशिया के द्वारा रखा गया है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रशिया ने करीबन ऐसे 1000 ड्रोन्स जो हैं वो ईरान से लिए थे। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 185 किलोमीटर पर आवर, वेट जो है वो 200 kg। ये जो वॉरहेड है इसमें 36 kg तक एक्सप्लोजिव्स जो है ये रख सकता है। अब देखो थोड़ा सा कैसे इसको लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च रैक होता है, इससे मल्टीपल इस तरीके के ड्रोन जो हैं वो लॉन्च किए जा सकते हैं। अभी आपको कुछ समय पहले याद होगा कि सऊदी अरेबिया की एक ऑयल फैसिलिटी पे हाउथीज रेबल ने जो है, यमन के द्वारा बैक्ड जो हाउथीज रेबल्स थे उनके द्वारा अटैक किया गया था। तो यही कहा गया था कि ड्रोन्स का यूज़ हुआ है। तो आपको पता है इन हाउथीज रेबल को ईरान जो है ना वो बैक करता है, तो वहाँ भी इसी ड्रोन का यूज़ हुआ था, ऐसा माना जाता है, शाहिद 136। ठीक है। अब कामिकाजी ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स में अंतर क्या होता है? सबसे पहली चीज़ देखो, एक क्रूज मिसाइल जो है वो कितनी महंगी आती है? 1 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर के आसपास, ये 20,000 डॉलर के आसपास आता है। इसमें क्या क्या फ़ायदा है? सर्विलांस कर सकता है, पिक्चर ले सकता है, बेस पे वापस भी रिटर्न बुलाना चाहो कि चलो ड्रोन का काम हो गया वापस आ जाओ, वापस भी आ सकता है, चाहो तो क्रैश भी कर जाएगा। क्रूज मिसाइल इन सब पर्पज़ में नहीं आ सकती है। वो अलग बात है कि यहाँ पे ज़्यादा लेवल पे एक्सप्लोजिव स्टोर हो सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टारगेट हिट कर सकता है, लेकिन छोटे मोटे काम जो है ना वो कामिकाजी ड्रोन कर सकता है। इसका वॉरहेड जो है 400 से 500 kg एक्सप्लोजिव्स रखता है, यहाँ पे 35 से 50 kg रख सकता है। तो अब देखो रशिया ने क्यों लिया है? रशिया ने देखो इसलिए लिया है ना क्योंकि यूक्रेन के पास अभी काफ़ी सारा एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास कहाँ से आ रहा है? खुद थोड़ा बना रहे हैं। सारी कंट्रीज जो नेटो वाली है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, उन्होंने सप्लाई किया हुआ है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि जैसे कोई रशिया का टारगेट आ रहा है तो उसको इसने टारगेट को लॉक किया और फिर उस टारगेट को ख़त्म कर दिया। मतलब रशिया की कोई मिसाइल आ रही है, ठीक है, इसने उसको लॉक किया और मिसाइल उड़ा दी। तो ये काम आता है एयर डिफेंस सिस्टम का। तो यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रशिया ने जो है इनको नष्ट करने के लिए ये ड्रोन्स लिए हैं।
अब क्या होगा, जहां जहां पे यूक्रेन ने ये लगा रखा होगा, रशिया जो है उनको ड्रोन्स के सहायता से उड़ा देगा। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। हमने यहाँ पे देखी जाना रिगार्डिंग कामिकाजी ड्रोन, जिसका असली नाम शाहिद 136 है, जो कि ईरान के द्वारा बनाया गया था। रशिया ने अभी कामिकाजी ड्रोन्स लिए हैं ईरान से। इवन इंडियाज डिफेंस हैज़ दिस ड्रोन, हमने भी ईरान से ये परचेज किए हुए हैं। इससे एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि आपको ईरान टेक्नोलॉजिकली भी कितना प्रोग्रेसिव है, और ड्रोन के मामले में ईरान जो है ना बहुत आगे है। तो वहाँ पे आप इस तरीके की चीज़ देख सकते हो।